सद्दाम हुसैन की मौत के बाद Final moments with Ladies and gentlemen, we got him. दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर ऐसा था जिसने सद्दाम हुसैन के लिए आवाज उठाई, जिसका नाम था मुअम्मर कद्दाफी। Mad dog of the Middle East. जिसने अरब बादशाहों के सामने खड़े होकर कहा कि अगर अब भी हमने अमेरिका को नहीं रोका तो अगली बारी हमारी होगी। जिस पर सारे अरब बादशाह उस पर हंस रहे थे, लेकिन कद्दाफी की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर कद्दाफी। announced the death of Muammar Gaddafi. लेकिन आखिर कद्दाफी में इतनी हिम्मत आई कहां से? कद्दाफी के मुल्क लीबिया को आज से 1400 साल पहले हजरत उमर की खिलाफत में मुसलमानों की फौज ने फतह किया था, और हजरत उमर ने लीबिया को ऐसा फतह किया था कि अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से लीबिया नहीं छीन सका। लेकिन आखिर उस्मानिया खिलाफत के आखिरी सालों में इटली ने मुसलमानों से लीबिया छीन लिया, जिसके बाद लीबिया के मुसलमानों और इटालियंस के दरमियान आजादी की जंग कई सालों तक चलती रही, जिसमें लीबिया के मुसलमानों के लीडर का नाम था उमर मुख्तार, जिसके बाद उमर मुख्तार को तो फांसी दे दी गई। Omar Mukhtar is dead by hanging. लेकिन इसी उमर मुख्तार के फौज में एक बहुत ही गरीब सिपाही था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, इस गरीब सिपाही के झोंपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मुअम्मर कद्दाफी। कद्दाफी का बाप उसे बचपन से उमर मुख्तार की बहादुरी की कहानियां सुनाया करता था, जिससे कद्दाफी को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। और जब कद्दाफी की एज सिर्फ 9 साल थी, लीबिया को उसकी आजादी मिली। लेकिन ये आजादी सिर्फ नाम की आजादी थी। दुनिया के सुपर पावर्स ने मिलकर लीबिया में अपना पपेट बादशाह बिठाया था। आजादी मिलने के बाद भी लीबिया दुनिया के सबसे गरीब और बैकवर्ड इलाकों में था, लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था, क्योंकि लीबिया में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की डिस्कवरी हुई। अचानक लिबियंस दुनिया के सबसे गरीब लोगों से दुनिया के सबसे अमीर लोग बनने लगे। एक आम लिबियन जो अब तक सिर्फ $30 कमाता था, कुछ ही सालों में $2000 कमाने लगा। लेकिन एक पपेट बादशाह होने की वजह से उसने लिबिया के सारे तेल का कंट्रोल अंग्रेजों के हवाले किया था, जिससे लिबिया की आवाम अपने बादशाह से नफरत करने लगी थी। इसीलिए लिबिया की आवाम अपने बादशाह के खिलाफ बगावत करने लगी, जिनमें एक यंग ऑफिसर कद्दाफी भी शामिल था। लेकिन इस छोटी मोटी बगावत से लीबिया के बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। लीबिया के बादशाह को असल धचका तब मिला जब एक बार फिर इजराइल और अरबों की जंग शुरू हुई, जिसमें ऑलमोस्ट सारे अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सिर्फ लीबिया का बादशाह एक पपेट होने की वजह से बिल्कुल खामोशी से छुप कर बैठा था, जिसके बाद सिर्फ 6 दिनों में बड़े बड़े अरब कंट्रीज इजराइल से बेशर्मी से हार गए, जिसे देखकर लीबिया की आवाम इस सब का ब्लेम सीधा अपने बादशाह पर डालने लगी, और बादशाह के खिलाफ बगावत इतनी बढ़ गई कि आखिर वो लीबिया को छोड़कर फरार हो गया। और यहाँ से लीबिया में एक खतरनाक रेस शुरू हुई कि कौन लीबिया का तख्त संभालेगा। एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया लीबिया के आर्मी चीफ की तरफ देख रही थी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लीबिया की आर्मी ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। आर्मी ने लीबिया के सारे एयरपोर्ट्स, रेडियो स्टेशन, हर चीज पर सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर कब्जा कर लिया। और अब सब इंतजार कर रहे थे कि कब आर्मी चीफ आकर लीबिया के कौम से खिताब करेंगे। जैसे ही रेडियो पर स्पीच शुरू हुई, लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ये तो आर्मी चीफ है ही नहीं, बल्कि आर्मी चीफ को तो इस सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। असल में ये सारी बगावत सिर्फ 27 साल के लड़के कैप्टन कद्दाफी ने अपने कुछ फौजी दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इस तरह कद्दाफी एक ही दिन में फौज के एक आम से कैप्टन से सिर्फ 27 साल की एज में पूरी फौज का आर्मी चीफ बना। कद्दाफी ने अपनी पहली स्पीच में मार्शल लॉ का ऐलान किया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। सॉरी, ये वाला मार्शल लॉ नहीं, ये वाला। मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कद्दाफी ने आते ही सबसे पहले
लिबिया के अंदर सारे अमेरिका के फौजियों को फुल स्पीड बाहर निकलने का हुक्म दिया। लिबिया के ऑयल पर कब्जा करने वाले सारे अंग्रेजों को भी बाहर निकाल दिया और लिबिया की सारी ऑयल को पहली बार अपने कंट्रोल में लिया। नाउ जैसे ही गद्दाफी लिबिया का लीडर बना, उसके कुछ ही अरसे बाद एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई। Will you make any attempt to जिसमें गद्दाफी ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इवन उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ एक लेटर लिखा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करके एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। जिसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और गद्दाफी एक दूसरे के क्लोज दोस्त बने और इवन गद्दाफी ने एक बार पाकिस्तान आकर OIC की कॉन्फ्रेंस में पहली बार यह ऐलान किया कि पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर ताकत होनी चाहिए। और यहां से पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान एक सीक्रेट प्लान शुरू हुआ जिसमें लिबिया के साइंटिस्ट पाकिस्तान के साइंटिस्ट से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीदने लगे। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा अरसा चली नहीं क्योंकि इस सब के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लगा। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जिसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। There were 7 judges and it is entirely up to them. और पाकिस्तान के नए लीडर जियाउल हक ने आते ही रहमान लिबिया के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए और लिबिया के साथ सारी न्यूक्लियर डील्स बंद कर दी। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आया कि गद्दाफी ने सारे पाकिस्तानियों को लिबिया से जबरदस्ती निकालने का हुक्म दिया। इस तरह जनरल जियाउल हक के आने के बाद गद्दाफी ने पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पहली बार गद्दाफी से मिलने लिबिया भी गए। इंडिया ने गद्दाफी को बहुत इज्जत दी क्योंकि उन्हें पता था कि अब गद्दाफी कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से। क्योंकि जैसे ही गद्दाफी लिबिया का लीडर बना, दुनिया में पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, अरब इजराइल जंग, Egypt and Syria launch an all-out war against Israel. जिसमें अरब कंट्रीज ने मिलकर अचानक इजराइल पर सरप्राइज हमला किया। लेकिन एक बार फिर सारी अरब कंट्रीज बुरी तरह हार गई, जिसके बाद गद्दाफी ने अरब लीडर से क्लियरली कहा कि इजराइल को हराना इम्पॉसिबल है जब तक उसके साथ अमेरिका की ताकत हो, और जब तक हम अमेरिका को सबक नहीं सिखाएंगे हम इजराइल को हरा नहीं सकते। और गद्दाफी को पता था अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, ऑयल। तो गद्दाफी ने सऊदी बादशाह शाह फैसल के साथ मिलकर अमेरिका को तेल बेचने पर पाबंदी लगा, जिससे ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस आसमान तक चली गई। गद्दाफी ने इस नए पैसे को यूज करके लिबिया को एक रिच और मॉडर्न कंट्री बनाना शुरू किया। हर वो लिबियन जिसके पास अपना कोई घर नहीं था उसे फ्री में अपना नया घर दिया गया, और अगर कोई लिबियन अपने लिए गाड़ी लेना चाहता था तो उस गाड़ी के आधे पैसे गद्दाफी की हुकूमत देती थी। और लिबिया में जो भी यंग लड़का शादी करना चाहे उसे ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, गद्दाफी ने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। दुनिया में मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही थी, द मैसेज, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनाई जाने वाली सबसे बड़ी फिल्म थी। लेकिन मसला यह था कि दुनिया में कोई भी इस्लामिक मुल्क ये फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस फिल्म के बनने के खिलाफ। लेकिन गद्दाफी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने इस फिल्म के डायरेक्टर को अपने पास लिबिया बुलाया और उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और लिबिया में ये फिल्म बनाने का हुक्म दिया। इस फिल्म के लिए गद्दाफी के दिए हुए पैसों से लिबिया में बड़े बड़े सेट्स बनाए गए। और जब इस फिल्म में जंगे बदर और जंगे ओहद शूट करने का टाइम आया तो इस फिल्म के डायरेक्टर को जंग के सीन्स शूट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, जिसके लिए गद्दाफी ने अपने ही फौज के लोग भेजकर ये फिल्म कंप्लीट करा। इस सब से गद्दाफी अरब और मुसलमान दुनिया में एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका था। लेकिन अब भी अरब दुनिया में एक लीडर ऐसा था जो गद्दाफी से भी बड़ा था, सऊदी अरब का शाह फैसल।
लेकिन जैसे ही शाह फैसल को शहीद कर दिया गया, कज़ाफी अरब दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर बना, जिसके बाद कज़ाफी ने अपनी फेमस ग्रीन बुक लिखी और दुनिया में अरबों के लिए एक नए निजाम का ऐलान किया, जो ज्यादा चली तो नहीं, लेकिन कज़ाफी इस सब से अपने आप को वाकई अरब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मानने लगा। लेकिन यहां से कद्दाफी को चैलेंज करने के लिए दुनिया में एक नया लीडर आया, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर अपने बिल्कुल पास ही एक मुल्क ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया। الخميني يجوز يزعل من كلمة دجال، الدجال مربع. जिसमें दुनिया के सारे अरब लीडर्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ सपोर्ट किया, सिवाय एक अरब लीडर के, मुअम्मर कद्दाफी। कद्दाफी ने सद्दाम हुसैन से क्लियरली कहा कि तुम सिर्फ अमेरिका के कहने पर इस जंग में मासूम मुसलमानों को शहीद कर रहे हो, जिसका सद्दाम हुसैन ने कद्दाफी को बहुत ही सख्त जवाब दिया। सद्दाम हुसैन ने कद्दाफी की तरफ एक मैसेज भेजा कि इस जंग में हमारे मरने वाले तो जन्नत जाएंगे, लेकिन ईरान के मरने वाले बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह दोज़ख की आग में जलेंगे। अब किसी के बाप को ऐसे गाली दी जाए, इसे तो कोई आम इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर कद्दाफी तो कद्दाफी था। कद्दाफी लिबिया से ईरान की मदद के लिए गन्स और डॉलर्स बेचने लगा, जिसके बाद ईरान कद्दाफी की मदद से सद्दाम हुसैन से ये जंग जीतने लगा। ये देखकर सद्दाम हुसैन के उस जमाने में दोस्त अमेरिका उसे बचाने के लिए इस जंग में कूदा। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए अपने बड़े बड़े जंगी जहाज ईरान के बॉर्डर पर लाकर खड़े कर दिए। यहाँ तक कि अमेरिका ने एक बार ईरान के एक पैसेंजर जहाज को भी अपने मिसाइल से उड़ा दिया और 300 इनोसेंट लोगों को शहीद कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है, जैसे ही अमेरिका ने ईरान का जहाज तबाह किया, उसके कुछ ही अरसे बाद इसी जहाज का बदला लेने के लिए अमेरिका का भी एक पैसेंजर प्लेन उड़ा दिया गया। अब इस जहाज के गिरने के बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता चला कि इस जहाज को गिराने का मास्टरमाइंड एक लिबियन प्रोफेसर Abdel Basit al-Megrahi carried out Mr. Gaddafi's order. जिसके बाद अमेरिका ने इस जहाज का सारा इल्जाम मुअम्मर कद्दाफी पर Mr. डाला, Gaddafi personally ordered the bombing. क्योंकि इस जहाज के गिरने से पहले भी कद्दाफी ने कुछ ऐसी हरकतें की थी। लंदन में एक बार लिबिया की एम्बेसी के सामने कुछ लोगों ने कद्दाफी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसे देखकर एम्बेसी के अंदर से कद्दाफी के लोगों ने लंदन में लोगों पर फायरिंग करना शुरू किया, जिसमें एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर भी मारी गई। PC Yvonne Fletcher went down, dying. और आखिर जर्मनी में अमेरिकन आर्मी पर बम हमले के बाद Bomb killed an American soldier and injured hundreds. अमेरिका ने कद्दाफी को सबक सिखाने का फैसला किया। अचानक अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन टीवी पर आए और पूरी दुनिया के सामने कद्दाफी को एक पागल कुत्ता कहा। Mad dog of the Middle East. और इसी के साथ कद्दाफी को मारने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट्स रवाना किए। इन जहाजों ने फुल स्पीड जाकर कद्दाफी के पैलेस और महलों को मिसाइल से उड़ा दिया। इन हमलों से कद्दाफी की छोटी सी अडॉप्टेड बेटी हाना कद्दाफी शहीद हो गई। Our small adopted daughter was killed. अब कद्दाफी तो बच गया, लेकिन अमेरिका ने कद्दाफी की कमर तोड़ने के लिए लिबिया पर बड़े बड़े सैंक्शंस, Political or military sanction. जिसके बाद अमेरिका के डर से दुनिया का हर मुल्क अपने आप को कद्दाफी से दूर करने लगा और लिबिया की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरने लगी। अब कद्दाफी के इन मुश्किल हालात में दुनिया में सिर्फ एक लीडर ने कद्दाफी को सपोर्ट किया, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्लियरली कहा कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त था, पूरी दुनिया में सिर्फ कद्दाफी ने हमें सपोर्ट किया। Colonel Gaddafi support our struggle to the hilt. तो अब इस मुश्किल टाइम में हम अपने भाई कद्दाफी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कद्दाफी और मंडेला एक दूसरे के इतने करीब थे कि नेल्सन मंडेला ने अपने नवासे का नाम जोंडवा कद्दाफी मंडेला रखा। लेकिन मंडेला के सपोर्ट के बाद भी लिबिया की इकोनॉमी अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से तेजी से गिरती रही, लेकिन कद्दाफी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। कद्दाफी को अमेरिका के सैंक्शन से ज्यादा एक और चीज की टेंशन थी। मुअम्मर कद्दाफी
आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा था और उसके बुढ़ापे का असर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। इस मसले को हल करने के लिए गद्दाफी ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए पूरी दुनिया से डॉक्टर्स अपने घर बुलाए, जिसमें ब्राजील, इटली और इवन पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी शामिल थे। इन डॉक्टर्स ने मिलकर सीक्रेटली गद्दाफी के घर के अंदर ही उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। गद्दाफी के साथ बिल्कुल वही हुआ जो माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। गद्दाफी का चेहरा जवान होने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो एक बहुत ही बड़ा मसला था, क्योंकि गद्दाफी को सबसे ज्यादा अपने लुक्स और पर्सनैलिटी की परवाह होती थी और अपने आप को बाकी सारे लीडर से डिफरेंट दिखाने के लिए गद्दाफी बार बार अजीब अजीब हरकतें करता था। जब भी गद्दाफी किसी दूसरे मुल्क का दौरा करता था, वहां वो किसी होटल या घर में रहने के बजाय खुद अपना टेंट लगाकर उसी में रहता था। गद्दाफी दुनिया के हर लीडर के साथ इसी टेंट में बैठकर मीटिंग्स करता था। यहाँ तक कि एक दिन गद्दाफी ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जमीन पर अपना टेंट लगाया, And on Donald Trump's property, जहाँ से ट्रंप और अमेरिका के लोगों ने मिलकर बहुत ही बेइज्जती से गद्दाफी को वहाँ से निकाल दिया। इससे भी अजीब बात ये थी, गद्दाफी ने अपनी हिफाजत के लिए 400 फीमेल बॉडीगार्ड्स की एक फौज बनाई थी, जिन्हें उनकी ताकत से ज्यादा उनकी खूबसूरती देकर सेलेक्ट किया जाता था। जो भी लड़की गद्दाफी की इस फौज को ज्वाइन करे, उसे पूरी जिंदगी शादी करने की इजाजत नहीं होती थी। ये लड़कियां गद्दाफी को डिफेंड करने के लिए हर वक्त उसके पास खड़ी रहती थी और गद्दाफी का कहना यह था कि मैं इन फीमेल बॉडीगार्ड से दुनिया को अरब औरतों की आजादी दिखाना चाहता हूँ। ये लड़कियां गद्दाफी के साथ इतनी लॉयल थी कि एक ने तो गद्दाफी को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान की। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद गद्दाफी ने अपनी जिंदगी की सबसे चीप हरकत की। एक दिन गद्दाफी अपने गार्ड्स के साथ इटली का दौरा करने गए और इटली पहुंचते ही गद्दाफी ने ऐलान किया कि मैं इटली की आवाम को अपने रिलीजन इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ। जिस पर इटालियंस ने कहा ठीक है, हम आपके लिए लोगों को जमा कर देते हैं। लेकिन गद्दाफी ने कहा नहीं, मैं हर ऐरे गैरे को दावत नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ 18 साल से 35 साल की लड़कियों को इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ, जिनका कद लंबा हो और रंग बिल्कुल गोरा। गद्दाफी के ऑर्डर्स के मुताबिक उसके ऑफिसर्स इन लड़कियों को पार्टी की लालच देकर जमा करने लगे और उन्हें बताया गया कि फुल तैयार होकर आना, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। जो लड़कियां गद्दाफी के रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरती थी, उन्हें होटल के गेट से ही वापस कर दिया जाता था। इस तरह गद्दाफी ने 200 इटालियन लड़कियों को इस्लाम की दावत दी। गद्दाफी की इस हरकत के बाद पूरे यूरोप में लोग सिर्फ गद्दाफी का ही नहीं बल्कि इस्लाम का भी मजाक उड़ाने लगे और मुसलमान लीडर्स पर लोग दुनिया में हंसने लगे। गद्दाफी की इन्हीं चीप और बेशर्म हरकतों को देखकर अमेरिका में गद्दाफी की लाइफ पर एक बहुत ही फेमस फिल्म बनाई गई, द डिक्टेटर। What is the question? What is the question? ये तो गद्दाफी की पर्सनल लाइफ थी, लेकिन अब भी अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से गद्दाफी का लीबिया बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन गद्दाफी अकेला नहीं था जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। Unilateral sanctions. गद्दाफी से भी ज्यादा खतरनाक सैंक्शन अमेरिका ने एक दूसरे लीडर सद्दाम हुसैन पर लगाए थे, क्योंकि अमेरिका गद्दाफी से ज्यादा सद्दाम की ताकत से डरता था। इसीलिए अमेरिका सैंक्शंस के साथ साथ सद्दाम हुसैन पर एटम बॉम्ब के झूठे इल्जाम लगाने लगा, Iraq is reconstituting its nuclear weapons program. जिसके बाद आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने टीवी पर आकर कहा My fellow citizens, कि सद्दाम हुसैन Saddam Hussein और उसके बेटों के पास and his sons सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग जाए, must leave Iraq within 48 hours. वरना अमेरिका उन्हें खत्म कर देगा। So will result in military conflict. और जब सद्दाम इराक को छोड़कर नहीं भागा, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला किया। Military operations to disarm Iraq. इस हमले में अमेरिका ने सद्दाम के बेटों, पोतों और पूरे खानदान को मार डाला और काफी अरसे तक ढूंढने के बाद उन्होंने आखिर सद्दाम हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, Saddam Hussein and his